परमाणु संरचना का आज अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ तक अपन ने पढ़ा था। तो अपन बात कर रहे हैं बोहर मॉडल की, ठीक है ना, बोहर का परमाणविक मॉडल, बोहर का परमाणविक मॉडल। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं और बोहर मॉडल में ही, क्योंकि इसकी जो भी इसके पॉइंट्स थे वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्टली आते हैं अपन इसकी कैलकुलेशन पर। जो अपन बोहर की गणनाएं हैं वो पढ़ रहे हैं, इसकी गणनाएं क्या क्या है वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो बोहर की गणनाओं में पहली जो गणना थी कौन सी, किसी भी बोहर कक्षा की त्रिज्या, किसी बोहर कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, आर। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, बोहर कक्षा की त्रिज्या जो है वो निकालना अपन देख चुके हैं। क्या किया था अपन ने, मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूं कि बोहर की जितने भी कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन जो है वो इसकी दो इक्वेशन पर, जो दो मैथमेटिकल समीकरण है अपने पास, उन पर ही बेस्ड है। एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन थी mv² = r, ठीक है, और एक अपने पास मैथमेटिकल इक्वेशन mvr = nh/2π, ठीक है ना। तो बोहर की जितनी भी इसकी गणनाएं हैं वो सारी की सारी गणनाएं इन्हीं दो समीकरणों पर आधारित है। अगर आपको r का मान निकालना है तो क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू निकालो और इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो r की वैल्यू आएगी। r की वैल्यू क्या बताई थी भाई, n²h²4π² mkze²। ये r का फॉर्मूला निकल के आया था। यहाँ से अपन ने क्या किया था, जितनी भी कांस्टेंट चीजें हैं इनको सबको एक तरफ ले लो और फिर क्या बचेगा, n और z बचेगा, तो n²/z, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को जब सॉल्व किया तो फॉर्मूला क्या बना था, 0.529 n²/z, ठीक है। और ये आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। कोई भी बोहर कक्षा, कोई भी अपने पास n भी बोहर कक्षा है, n जो है वो कुछ भी हो सकता है। जिस बोहर कक्षा की त्रिज्या आप निकालना चाहते हो वो n है यहाँ पर, यानी r की जो वैल्यू है वो n²/z के, आप बोल सकते हो कि n² और z पर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी r की वैल्यू इंक्रीज होगी, z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। यहाँ से अपन ने ग्राफ वगैरह भी देखे थे, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ जो एक अपने पास कंसेप्ट था कि भाई जब भी दो चीजों की तुलना करनी हो, ठीक है, चाहे वो त्रिज्या की तुलना करवा रहा हो, चाहे वेग की तुलना करवा रहा हो, चाहे वो आवर्त कालों की तुलना करवाए, चाहे वो ऊर्जा की तुलना करवाए, जब भी दो चीजों की तुलना करवाएगा तो हमेशा अपन को क्या फॉर्मूला, कौन सा तरीका काम में लेना है, जो अनुपात वाला तरीका होता है वो काम में लेना होता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, r1/r2 = n1²/z1, ठीक है ना, और नीचे आएगा n2², z2 कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो इसी रिलेशन से आया है अपने पास, ठीक है। तो ये r तक की बातें अपन ने कर ली थी कि किसी बोहर कक्षा की त्रिज्या जो है वो कितनी होती है ना, क्वेश्चन इस पर अपन ने देख लिए थे। जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है वो त्रिज्या से बनते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है वो बाकी की जितनी भी गणनाएं हैं उनसे भी बनेंगे, ठीक है ना। तो अगली गणना की तरफ चलते हुए अपन जो वो है किसी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बोहर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लगातार जो है वो नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो कितने वेग के साथ चक्कर लगाएगा ये चीज अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड कैलकुलेशन अपने पास, किसी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, किसी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, इसको v से प्रदर्शित करेंगे अपन। किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। दो इक्वेशन है अपने पास, जितने भी कैलकुलेशन है उन्हीं दो इक्वेशन पर बेस्ड है। एक तो है mv² बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी है अपने पास mvr = nh/2π, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर वेग निकालना है तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दो, तो क्या आएगा अपने पास, mv²/mvr = ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, तो v की जो वैल्यू अपने पास आई है r/nh, ये v का मान निकल के आया है, ठीक है ना। किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, 2π kZe²/nh, ठीक है। अब इसमें से जो चीजें कांस्टेंट है
उनको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 2 पाई k, ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। z जो है वो अलग अलग हो सकता है कि कौन से परमाणु के लिए अपन निकाल रहे हैं। एक चीज बता दे कि बोहर मॉडल जो है वो केवल एकल परमाणविक एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसी प्रजातियां जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोहर मॉडल केवल उनके लिए ही लागू होता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे तो वहां बोहर मॉडल लागू नहीं होता है ना। ये बात पहले भी हो चुकी है, जैसे हाइड्रोजन पर लागू होगा, जैसे He+ पर लागू होगा, Li+2 पर लागू है, Be+3 पर लागू है। तो ये सारी की सारी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, इन सब पर बोहर मॉडल लागू हो सकता है। लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए वहां बोहर मॉडल लागू नहीं होगा। तो यहाँ Z1 है, यहाँ Z2, 3, 4, ठीक है ना। तो इनका सबका Z क्या है, अलग अलग है। तो Z जो है वो बदल सकता है एक तो, और दूसरी चीज जो इसमें बदल सकती है, H प्लांक कांस्टेंट है, कभी भी नहीं बदलेगा। E की वैल्यू जो है वो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N की वैल्यू बदल सकती है कि भाई कौन सी बोहर कक्षा में आप वेग निकालना चाहते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी बोहर कक्षा में वेग निकालना चाहते हो। तो जो चीजें कांस्टेंट है 2 पाई k E² h, ये सारी चीज कांस्टेंट है। पीछे क्या बचा अपने पास, एक तो बचा है, ऊपर तो बचा है भाई Z और नीचे बचा है N, ठीक है। और वही चीज जब इस कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा भाई 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक, ये इतना वेग आएगा किसी भी बोहर कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, Z/n, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल सकते हो, तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो भी पूछा है, ज्यादातर जो है वो मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करवाता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। अब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V की जो वैल्यू है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस पर, Z और N पर। यानी V जो है वो समानुपाती होता है Z के। Z अगर इंक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, और N की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो V डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे किस किस के बीच में, मैं V और Z का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और अगर आप V और N के बीच में ग्राफ बनाओगे, V और N के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा। अच्छा, मैं V और 1/n के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखना जरा कि भाई V और 1/n, ठीक है ना। तो अब यहाँ V समानुपाती Z/n है। ये ग्राफ बनाना आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि अगर 1/n ले लिया है, 1/n, अब ये पूरा एक्स एक्सिस पर चला गया है, तो 1/n का रिलेशन जो है वो कैसा आएगा, समानुपाती का आएगा। तो ग्राफ जो है वो ऐसा है। तो ध्यान से देखना कि ग्राफ जो है वो डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे। अब क्योंकि अपने पास ये एक रिलेशन आया कि V जो है वो Z/n के क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है। तो जब भी आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देगा, तुलना वाला क्वेश्चन दे, ठीक है, तो अपन को क्या काम में लेना है, यहां से इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखना, तुलना जब भी करवाएगा दो वेगों की, तो V1/V2 बराबर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, Z1/Z2, ठीक है, और नीचे अपने पास चला जाएगा N1 और ऊपर आएगा N2। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको काम में लेना है जब भी तुलना की बात करें कि भाई इस कक्षा में वेग इतना है, तो इस परमाणु की इस कक्षा में वेग, जैसे अपन ने त्रिज्या से संबंधित जैसे क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही वेग से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ये सारी वेग से रिलेटेड कैलकुलेशन है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो जरा, जैसे त्रिज्या से संबंधित सबसे सिंपल क्वेश्चन अपन ने क्या देखा था कि भाई हाइड्रोजन की बतानी थी। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है एंगस्ट्रॉम में, 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये कैलकुलेट करना है, सिंपल सा काम है। Z और N को समझ गए तो आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। तो V बराबर क्या होता है, 2.18 गुणा 10⁶ Z/n। अब हाइड्रोजन के लिए Z कितना है, 1, और प्रथम कक्षा मतलब N का मान भी कितना है, 1। तो वेग जो है वो कितना आएगा, 2.18 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी इतनी स्पीड के साथ लगातार जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब जैसे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कैसे देगा, है ना, तो देखना जरा, यदि हाइड्रोजन परमाणु की
द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v मीटर पर सेकंड है, तो Li+2 की चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। ठीक है, आपको ये पूछ लिया। अब ध्यान से देखना जरा कि आपको जो है वो क्या करना है। वैसे तो Li+2 की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखो 3, N की वैल्यू चतुर्थ कक्षा है तो कितनी रखो 4, इसको सॉल्व कर लो, वेग की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो तो वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर आंसर जो पूछा है ना वो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा के सापेक्ष पूछ रहा है। यानी जो आंसर आपको निकालना है वो किसके पदों में निकालना है, वो V के पदों में निकालना है। तो तुलना वाला क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा अपन क्या करेंगे, ये रेशो वाला जो फॉर्मूला है, रेशो वाला जो तरीका होता है, अनुपात वाला जो तरीका होता है, ये अपन काम में लेते हैं। आपको इसमें केवल V1 V2 और ये जो भी राशियां दी गई है Z1 Z2 N1 N2, इनको पहचान के पुट करने का काम करना होता है। तो देखना जरा, मैं लिख देता हूँ V1/V2 इज इक्वल टू Z1/Z2 मल्टीप्लाइड बाय N2/N1। क्लियर? ठीक है, तो देखना जरा कि ये दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो v1 तो ले लेता हूं v। ठीक, Z1 हाइड्रोजन की बात चल रही है तो कितना आएगा 1। N1 हाइड्रोजन की कौन सी कक्षा है, द्वितीय कक्षा है, तो N1 की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, v2 जो है लिथियम की चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, कैलकुलेट करना है। Z2 लिथियम के लिए कितना 3 हो जाएगा, और N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी चतुर्थ कक्षा में यानी 4। ठीक, रखते हैं वैल्यू, तो V1 की वैल्यू तो V, V2 कैलकुलेट करना है, Z1 की वैल्यू कितनी है 1, Z2 की वैल्यू 3। ठीक है, N2 की वैल्यू कितनी है 4 और N1 की वैल्यू 2। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 2। ठीक है, तो कितना आएगा V/V2 इज इक्वल टू 2/3, देन V2 इज इक्वल टू 3V/2। ये आंसर आ गया। यानी कि अगर हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v है तो लिथियम +2 की चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा 3v/2 होगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। ठीक है ना, रेशियो वाले जो होते हैं, जो भी रेशियो में जब भी लेते हैं तो यहाँ पर यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो जो यूनिट इसकी दी हुई है वही यूनिट इसकी भी आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वेग से बन सकते हैं, बिल्कुल त्रिज्या वाले जैसा ही है। ठीक है, तो दूसरी कैलकुलेशन अपन ने देख ली, क्या, किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। देखो जरा नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है बोहर की, तीसरी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये आवर्तकाल क्या होता है पहले तो इसको समझो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी बोहर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो आवर्तकाल किसको बोलते हैं, तो आवर्तकाल जो है वो बेसिकली अपन बोलते हैं कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में, किसी भी बोहर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन को किसी बोहर कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। क्या, कि एक बोहर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, क्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज देखना कि भाई ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये मान लो कोई भी बोहर कक्षा है, nv बोहर कक्षा है, अपन को आवर्तकाल निकालना कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहां से जब ये यहाँ वापस घूमकर आएगा तो एक्चुअल में कितनी दूरी इसने तय की, इसने दूरी तय की कितनी 2πr परिधि के बराबर। ठीक है, और अगर समय निकालना है तो समय बराबर अपन क्या बोलते हैं, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो यानी दूरी कितनी है, t आपको निकालना है, तो
तो दूरी कितनी है 2 पाई आर, और चाल कितनी है इसकी v, v चाल के साथ जो है वो क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है 2 पाई आर अपॉन v। तो ये अपने पास आवर्तकाल का सूत्र आता है कि t इक्वल टू 2 पाई आर बाई v। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना जरा कि यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि जो t का मान है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो r, एक v पर, दो चीजों पर निर्भर कर रहा है ना। तो आप चाहो तो यहां से फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है ना, कि r की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो, तो t का फॉर्मूला क्या आएगा। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि भाई जैसे आपको ये बोल दिया कि हाइड्रोजन की किसी भी कक्षा में या किसी परमाणु के लिए आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो उस सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ r की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो, r का सूत्र रखो, v का सूत्र रखो, ठीक है। चेक करते हैं, देखना जरा कि भाई r का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये r का सूत्र था, ठीक है। v का सूत्र अभी अपन ने निकाला था, याद नहीं है तो वापस से एक बार मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं। क्या किया था अपन ने, एक तो mv स्क्वायर इक्वल टू था kz e स्क्वायर बाय r, ठीक। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन अपने पास थी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और इन दोनों को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं तो अपने पास क्या आया था, v का फॉर्मूला आया था, ये लो जी वापस से आ गया, v इक्वल टू क्या आया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ये लो v का सूत्र आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर सूत्र भूल जाओ कई बार तो पैटर्न जरूर आपको ध्यान में रखना कि ये कैलकुलेट कैसे किया। वापस से बोर की जितनी भी गणनाएं हैं वो सारी की सारी गणनाएं दो इक्वेशन पर ही बेस्ड है, एक तो कौन सी mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, दूसरी mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, केवल दो इक्वेशन पर बेस्ड है। तो v इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, देखना इसमें, तो t बराबर क्या आया 2 पाई r, r क्या आया भाई, r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये तो r का मान, ठीक है। तो 2 पाई r अपॉन v, v की वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू क्या है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, एन एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा एन एच, ठीक है। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल करो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो t बराबर अपने पास क्या आया, देखना जरा, एन क्यूब एच क्यूब, ये एन क्यूब एच क्यूब डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड ई की पावर 4, ठीक है। तो किसी भी बोर कक्षा में अगर आपको क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है कि इलेक्ट्रॉन को चक्कर पूरा करने में, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में कितना समय लगा, तो आपको ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। अब यहां से अभी तक ऐसा क्वेश्चन वैसे नहीं आया है कि आपको कंप्लीट साइकिल पूछ ले, जैसे अभी रेडियस में अपन ने क्या किया था, इसमें से जितने भी कांस्टेंट है सबको अलग करके सॉल्व किया, है ना, एन और जेड को बाहर ले लिया। वेग में भी अपन ने यही किया, टाइम पीरियड में भी अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको ये पूछा गया कि आवर्तकाल जो है वो टी जो होता है वो एन और जेड के साथ किस तरह से रिलेट होता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, एच कांस्टेंट है और जेड बाकी सारी चीजें, जेड स्क्वायर, नीचे जेड स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है ना। यानी एक तो एन और जेड को अगर छोड़ दूं तो बाकी सारी चीजें इस इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हो कि टी जो है वो समानुपाती आएगा किसके, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बस खत्म बात। कि अगर आवर्तकाल की डिपेंडेंसी पूछ ले, आवर्तकाल की निर्भरता पूछ ले एन और जेड पर, तो एन के साथ तो कैसे रिलेशन आएगा, एन के साथ तो रिलेशन आएगा कि ये एन क्यूब के समानुपाती होता है। जेड के साथ रिलेशन कैसा आएगा कि ये जेड स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवर्तकाल का रिलेशन आता है किसके साथ, एन और जेड के साथ। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मेरे ख्याल से आवर्तकाल को कैलकुलेट करना आपने सीख लिया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल के बाद में, आवर्तकाल से ही रिलेटेड अगली एक जो टर्म है वो अपने पास आती है, चौथा, जिसको अपन बोलते हैं भाई आवर्ती। आवर्ती, इसको जो है वो अपन एफ से प्रदर्शित करेंगे, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक आवर्ती अपन ने पहली पढ़ी है, किसी तरंग से संबंधित आवर्ती, ठीक है ना, जिसको न्यू से प्रदर्शित किया था। ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। देखना जरा, हालांकि डेफिनेशन की बात करें यहां पर तो आवर्तकाल में तो आप क्या बोलते हो कि भाई एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्ती में अपन बोलेंगे कि किसी कक्षा में 1 सेकंड में पूर्ण किए गए
चक्करों की संख्या। ठीक है, कि किसी कक्षा में 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। कि कोई भी बोर कक्षा है 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करोगे उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे, है ना। तो देखना जरा, टी सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए जाते हैं, ये देखो डेफिनेशन, कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि टी सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए, एक, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा होगा, 1/t, और 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहां से मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो है वो आवर्तकाल की क्या होगी, अपोजिट होगी, 1/t। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, कि भाई आवर्तकाल तो होता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, और आवर्ती होती है 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। तो आवर्ती बराबर क्या हो गया, 1/t, यानी टी का जो फॉर्मूला है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, आवर्ती का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि टी का फॉर्मूला अगर मेरे पास ये आया है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका उल्टा, 4π² m k² z² e4 अपॉन n³ h³। ये अपने पास किसका सूत्र आ जाएगा, आवर्ती का। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जो है वो कभी पूछता नहीं है, आपको ये रिलेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टी के साथ जो है एन और जेड का रिलेशन क्या होता है, कि टी आवर्तकाल जो है वो n³ के तो समानुपाती होता है, z² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसके साथ रिलेशन कैसा आ जाएगा, उल्टा, कि ये z² के समानुपाती हो जाएगा और n³ के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने 4 कैलकुलेशन देख ली बोहर की, कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मैं अभी क्वेश्चन टिक करवा दूंगा आपको, कौन से क्वेश्चन करने हैं। या त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन शायद मैंने पिछली क्लास में आपको टिक नहीं करवाए थे, अब करवा दूंगा, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, देखो जरा, अच्छा भाई एक बात बताओ कि भाई धारा क्या होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, तो धारा की आपने छोटी क्लास में डेफिनेशन जरूर पढ़ी। क्या होती है धारा, किसको बोलते हैं, कि भाई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो अपनी अगली कैलकुलेशन 5 नंबर जो है वो धारा है। ठीक है, धारा को अपन आई से प्रदर्शित करेंगे। तो देखना जरा, होता क्या है कि भाई नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, आवेश है, और आवेश का प्रवाही क्या होता है, धारा होता है। तो यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ धारा भी जनरेट होगी, यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो कुछ ना कुछ धारा जनरेट होती है। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वैल्यू इतनी कम होती है कि उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कितनी होती है धारा, कितनी बनेगी, ये अपन को देखना है। तो आपने डेफिनेशन क्या दी धारा की, कि भाई आवेश का जो प्रवाह है उसी को क्या बोलते हैं, अपन धारा बोलते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को धारा बोला जाता है। 1 सेकंड में प्रवाहित बराबर होता है, आई के बराबर होता है। यानी आई बराबर क्या होता है भाई, अपन बोलते हैं ना Q/T, ये आई का मान होता है, अपने पास धारा का मान होता है। तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो आई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया QE। यहाँ पर केवल अपन को परिमाण रखना है, प्लस माइनस नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, QE बाय T। T कितना है, T क्या है, आवर्तकाल है। तो यहाँ आवर्तकाल की वैल्यू रख दो, I = QE अपॉन आवर्तकाल कितना हो गया, 2πr अपॉन V कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये लो जी, कि भाई किसी भी परमाणु में अलग, अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की किसी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो आपको पूछ ले कि कितनी धारा बनेगी, तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, QE × V। V क्या है, वेग 2πr। ठीक है ना, त्रिज्या और वेग पर निर्भर करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। धारा भी वेग और त्रिज्या पर ही निर्भर करेगी, है ना। तो छोटी सी कैलकुलेशन ये भी है, हालांकि अभी तक मेडिकल में धारा से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, फिर भी देख लिया है, पता नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो देखो धारा हो गई। धारा के बाद में अगली जो कैलकुलेशन देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है भाई बोहर मॉडल में, और वो है ऊर्जा। ठीक है, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, किसी भी बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो बोहर ये कहता है कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ना ही ऊर्जा अवशोषित करेगा। इसकी ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
तो ये ऊर्जा जो है, दो प्रकार की ऊर्जा इसके पास होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, एक होती है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तो गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बोहर का कहना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों का सम ही तो है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बोहर का कहना है। अब बोहर से पूछा गया कि भाई ये ऊर्जा होती कितनी है, कि एक किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा तो नियत है, ये नियत ऊर्जा है कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, इसका मान कितना है, ये बोहर कैलकुलेट करता है। तो देखना जरा, नेक्स्ट अपने पास जो है अगली कैलकुलेशन है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। देखो जरा, इस ऊर्जा को जो टोटल एनर्जी है मैं वो कैलकुलेट करूंगा और टोटल एनर्जी को मैं कैपिटल ई से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है ना। पर भी कैपिटल ई लिखा हुआ है, समझ जाना वहां टोटल एनर्जी की ही बात चल रही है, समझ गए बात को। तो देखना जरा कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोई भी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन को निकाल ली है। तो ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, होती कितनी है, तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से दी जाती है, क्लियर है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई बोहर की जितनी भी कैलकुलेशन है इसकी दो इक्वेशन पर बेस्ड है, मैं लिख देता हूँ वापस से दोनों इक्वेशन, एक तो थी mv² = kZe²/r और एक अपने पास कौन सी थी, mvr = nh/2π, ये दो इक्वेशन पर ही बेस्ड है। तो यहाँ से देखना जरा, mv² की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, kZe²/r के बराबर है। तो यहाँ mv² की जगह मैं kZe²/r लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगी हाफ kZe²/r, ठीक है। यहाँ पर k कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी होते हैं, r रेडियस हो गई, e जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखना जरा कि मान लो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका चार्ज q1 और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो q2, ठीक। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी = k q1 q2/r। किसी भी सिस्टम की दो चार्ज जो है वो अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है k q1 q2/r, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करनी है केवल q1 और q2 की, और बाकी दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो गई, r हो गई। r एक्चुअल में क्या है, r एक्चुअल में जो है वो बोहर रेडियस है, इस जिस भी ऑर्बिट में अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी त्रिज्या है r, ठीक है। तो देखना जरा कि न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो मान लो इसमें जो है वो Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इक्वल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर अपन -e ले रहे हैं तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, +e होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें Z प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Ze + Ze, है ना। भाई एक प्रोटॉन का चार्ज +e के बराबर है तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, +Ze, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 की वैल्यू कितनी ले ली, -e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी = अपने पास आ गया k Q1 कितना है, Ze, Q2 कितना है, -e/r, तो पोटेंशियल एनर्जी = आ गया -kZe²/r। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी आई हाफ kZe²/r, ये काइनेटिक एनर्जी आई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी आई -kZe²/r, समझ गए बात को, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी = क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास, हाफ kZe²/r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -kZe²/r, ठीक। तो अब इसको जब माइनस करेंगे, ये हाफ kZ² है और ये जो है वो kZe² है, तो बचेगा कितना, तो टोटल एनर्जी अपने पास आएगी -12 kZ, आप घटा के देख लेना, -12 kZ²/r, ये टोटल एनर्जी आएगी। तीन मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, ये तीनों ब्रैकेट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी,
ये कभी भी जो है वो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपसे जो चीज पूछेगा वो तीनों में रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। एक चीज देखना जरा, तीनों में रिलेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के जेड, तो इन तीनों में रिलेशन अपन को देखना है, तो ध्यान से देखना जरा रिलेशन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, यानी ये हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर ये एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी तो है। तो मैं ऐसा रिलेशन बोल सकता हूं, पहला तो रिलेशन ये आया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, परिमाण में बराबर होगी, बस इनका जो प्लस माइनस साइन है ये अपोजिट होगा। अगर टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, बस पॉजिटिव में होगी, परिमाण बराबर होगा, दोनों का चिन्ह जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। या काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला रिलेशन आ गया टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फिर देखो जरा कि आपको टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन पूछ ले, ठीक है, तो ध्यान से देखना टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी जो है वो देखना जरा, ये माइनस को शामिल करते हुए माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो माइनस को शामिल करते हुए अपन लिख रहे हैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। तो सेकंड रिलेशन आ गया क्या, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यानी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा की कितनी होती है, आधी होती है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। हो सकता है कि आपको ये जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये जो ऐसे लिख के दे रहा हूँ आपको, इस फॉर्मेट में ना दे, आपको जो है वो ऐसे कथन के रूप में भी दे सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा कथन ऊर्जा से संबंधित, निम्न में से ऊर्जा से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है ना, कि परिमाण में कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, स्थितिज ऊर्जा की दुगनी होती है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, कथन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अगर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन आ गया तो काइनेटिक और पोटेंशियल का निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है वो टोटल एनर्जी की जगह में माइनस के ई लिख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी, -2 काइनेटिक एनर्जी। ये लो, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ, इन रिलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मॉड्यूल में जो है क्वेश्चन डायरेक्टली दिया गया है, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपन ने देख ली, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब एक चीज देखना, ये वाले फॉर्मूले से अपन किसी भी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले में के अपन को पता होता है, जेड पता होता है, ई पता होता है, आर जो है वो हर बोर कक्षा का आर त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को, टोटल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला आया है, इसको थोड़ा सा अपन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखना जरा, इसमें मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आर का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है क्योंकि आगे काम में आएगा, इसलिए मैंने याद करवाया था। टोटल एनर्जी इक्वल टू -12 के जेड ई स्क्वायर बाय, ये अपना कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है, कुल ऊर्जा का सूत्र है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -12 अपॉन 4 पाई स्क्वायर और एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ चीज कैंसिल हो रही है तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा अपने पास, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, ये सारी वैल्यू जो है वो अपन को कहाँ से मिली है, जब अपन ने इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट की तो ये वाला फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले में देखो 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जेड जो है वो अलग अलग हो सकता है सब में, है ना, एटॉमिक नंबर सबका अलग हो सकता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू कौन सी बोहर ऑर्बिट में आप, कौन सी बोहर कक्षा में आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो वो एन की वैल्यू है, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी नियत है, जितने भी वैल्यूज जो है वो फिक्स है, उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो z और n को छोड़कर ये जो इक्वेशन है इसमें सारी चीजें क्या है, नियत है। तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी या E,
ठीक है, शुरू में लिख दिया है मैंने कि ये जो E है ये कुल ऊर्जा को ही करेगा, तो -2 पाई m और z डिवाइड बाई यहाँ h स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखना जरा कि ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। तो जैसे त्रिज्या में अपन ने सॉल्व किया था कि कांस्टेंट को बाहर किया था, फिर सॉल्व किया था तो 0.529 आया था, एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं इन कांस्टेंट को सॉल्व करूं, और ये आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, तो ये आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऊर्जा किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा को मापने की एक इकाई होती है, ठीक है ना, जूल है। जूल में भी आप ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकते हो, आप अर्ग में कर सकते हो, आप जो है वो कैलोरी में कर सकते हो। तो बहुत सारी ऊर्जा को मापने की इकाइयां होती है। अभी के लिए केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि ऊर्जा जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। किसी भी बोर कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी हो, कुल ऊर्जा निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले को काम में लोगे। कुल ऊर्जा छोड़ो, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो भी आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो अपन क्या कर देंगे, बस इसका साइन उल्टा करना है। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो इसका क्या कर देना, दुगना कर देना है। ठीक है ना, तो अगर एनर्जी आपने निकाल ली, टोटल एनर्जी निकाल ली, तो काइनेटिक और पोटेंशियल तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है, E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा छोटा सा कन्वर्जन है, एक जूल बराबर अपने पास, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आप चाहो तो इसको जो है वो 1.6 गुणा 10⁻19 से गुणा करके देख लो। ठीक है, तो आंसर किसमें आएगा, जूल प्रति एटम, जूल प्रति परमाणु में आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। ये ऊर्जा एक परमाणु के लिए है, एक परमाणु में। ठीक है ना, जो एक परमाणु के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक प्रति परमाणु ये ऊर्जा कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखना जरा कि भाई अगर मैं पूछूं कि E जो है कितना आया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये अपना सूत्र है। अब इस सूत्र में देखने पर आपको क्या लग रहा है, E और Z का रिलेशन कैसा है, E और Z का रिलेशन समानुपाती का होगा। तो देखने पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई Z बढ़ेगा तो E क्या होगा, बढ़ेगा। और N और E का रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर N बढ़ता है तो E क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो आगे क्या लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो माइनस अगर लगा दिया है तो अब ये रिलेशन अपोजिट आएगा, जो अपन सोच रहे हैं उसका उल्टा आएगा। ठीक है, यानी अगर Z बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और N अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जो अपन सोच रहे हैं उसका उल्टा आएगा, क्योंकि माइनस लगाया हुआ है। अगर माइनस नहीं होता, मान लो ये ऐसा होता, तो आप क्या बोलते कि Z अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ती, N अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटती। लेकिन यहां माइनस जैसे ही लगा दिया तो जो समानुपाती का जो रिलेशन आना चाहिए वो अब अपोजिट हो जाएगा, ये रिलेशन नहीं आएगा। Z अगर इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज होगा, और N की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो E भी इंक्रीज होगा। ये आएगा, ध्यान से देखना जरा इसको, है ना, क्योंकि साथ में माइनस दे रखा है। अभी अपन इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए E समानुपाती -Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, आपको मैंने पूछ लिया कि भाई E और Z स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, E और Z स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मुझे पता है कि ये समानुपाती का है। समानुपाती का स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन अब माइनस दे रखा है, माइनस है, तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ ढलता हुआ ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा E और किसका, Z स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है, आपकी स्टेज थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, शायद देख लेना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कर्व जो है वो बनाया गया है, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस ग्राफ का ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखो एक और चीज यहां से देख लेते हैं कि एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के लिए अपन ये एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन आपका ये है, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 से 5 कक्षाओं गणना कीजिए। ठीक है भाई, 1 से 5 कक्षा होगी, यानी पहली की एनर्जी, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, ऐसे अपन को निकालनी है। 1 से 5 तक की ऊर्जा अपन को निकालनी है। अब 1 से 5 तक की कैलकुलेट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जैसे त्रिज्या को अपन बार बार काम में ले रहे हैं, त्रिज्या का सूत्र जो है वो बार बार अपन काम में ले रहे हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m के z स्क्वायर। एग्जैक्टली वैसे ही अगर 1 से लेके 5 तक की एनर्जीज आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं 1 से 5 तक की आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो चीज़ डायरेक्टली याद भी हो जाए। याद करनी है भाई, 1 से 5 तक की जो है वो मेमोराइज करनी है। तो देखना जरा, नाभिक 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना, ये n = 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ इसकी ऊर्जा जो है इसको E1 बोल देता हूँ, इसकी ऊर्जा को E2, ये E3 हो जाएगा, ये E4 हो जाएगा और ये E5 हो जाएगा, ठीक है। अब E1 से E5 मेरे को निकालना है, तो E1 = -13.6, ठीक। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, 1, और क्योंकि प्रथम कक्षा के लिए निकाल रहा हूं तो N की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो E1 का मान कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो E1 की वैल्यू लिख देता हूं कितनी, -13.6, ठीक है। ऐसे ही E2 निकालता हूं, तो E2 = -13.6, Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो N स्क्वायर कितना, 4। इसको सोल्व करोगे ये आएगा -3.4, मेरे को याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। E3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -13.6, Z स्क्वायर कितना 1, N स्क्वायर कितना 9, इसको 1.51, ठीक है। E4 -13.6 1/16, N की वैल्यू कितनी, 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस, ठीक है। ये 8 5 8 4 एक ही बात है। E5 -13.6 1 बाई कितना आएगा, E5 यहाँ पर 25 रखोगे तो ये माइनस का 0.51, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, माइनस का 0.51 के समथिंग आता है, 5451, ठीक है ना। तो देख लो, ये 1 से लेके 5 तक की एनर्जीज अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर कितनी, -3.4, यहाँ पर कितनी आई, माइनस का 1.51, माइनस का 0.84 और माइनस का 0.51, ठीक है। ये एक चीज देखो अब कि भाई जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी जो है पहले कितनी थी, -13.6, अब एनर्जी कितनी है, माइनस का 0.5, तो -13.6 से -0.5 की तरफ एनर्जी चली गई। तो ये एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, माइनस में एनर्जी जो है वो लगातार कम हो रही है, इसका मतलब एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कि भाई -13.6 ज्यादा है कि माइनस का 0.5 ज्यादा है, तो माइनस का 0.5 ज्यादा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस में दूर जाते हैं, किसी भी परमाणु में, हाइड्रोजन की बात नहीं है, किसी भी परमाणु में जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। और केमिस्ट्री में अपन एक चीज बोलते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऊर्जा और स्थायित्व जो है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे अपन किसी भी परमाणु में, नॉट इवन हाइड्रोजन के लिए नहीं, किसी भी परमाणु के लिए ये चीज सही है कि किसी भी परमाणु में जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर लगातार बढ़ेगी तो उसका स्थायित्व लगातार क्या होगा, कम होगा। यानी n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम, और जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको अनंतवीं कक्षा में, एक चीज ध्यान में रखना, पहले भी मैंने बताई है कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है, तो किसी भी परमाणु में अनंत कक्षाएं होती है,
ठीक है। आपको बोल दिया कि अनंतवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी रखोगे, अनंत, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अनंत पर जाके ई अनंत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ऊर्जा से संबंधित और बातें करेंगे और इसका कैलकुलेशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी के लिए मैं आपको जो है वेग और त्रिज्या से संबंधित जो क्वेश्चन है वो टिक करवा देता हूं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन करने हैं आपको, केवल वेग और त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, ठीक है, 24, फिर इसके बाद 25, 26, 27, ठीक है, फिर इसके बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 31, 32, 33, 34, 37, ठीक है, 38, 39 कर लेना, ठीक है ना, 39 काइनेटिक एनर्जी इसी से रिलेटेड हो जाएगा अभी, ठीक है, 39, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, और 42 और 43 दोनों करते हैं, ठीक है ना। ये स्टेज फर्स्ट। फिर स्टेज सेकंड में आओ, स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 23, फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। फिर इसके बाद में एनर्जी के क्वेश्चन जो है वो अभी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, जो अगली क्लास में पहले अपन इससे एग्जांपल देंगे, उसके बाद एनर्जी क्वेश्चन अपन करेंगे क्लास में, है ना। उसके बाद देखते हैं, फिलहाल रेडियस और वेलोसिटी के क्वेश्चन ही मैं टिक करवा रहा हूँ। इसके बाद में आपको स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर करना है 54, 54 नंबर, ठीक है। फिर 54 के बाद में क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, 59, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 84 और 85, 84, 85, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सेकंड में तो कोई क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 117, 117 देख लेना एक बार, हालांकि एनर्जी से रिलेटेड है लेकिन कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो 117 देख लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है, 143 और 145, ठीक है। बस स्टेज सेकंड में इतने ही करने हैं एक बार आपको। 161 भी कर लेना, 161 भी आ चुका है, ठीक है ना, 161 भी कर लेना। फिर स्टेज थर्ड में कोई क्वेश्चन, अच्छा स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर आपको एक तो सेकंड देख लेना, क्योंकि सेकंड का अभी वो ग्राफ वाला बताया था ना मैंने, बिल्कुल वही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना स्टेज थर्ड में। स्टेज फोर्थ में आपको एक बार कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। स्टेज फोर्थ में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, रहने देना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अपन ने यहाँ तक देख लिया है, एनर्जी तक की बात कर ली है। उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके आओगे। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी की जो ये वैल्यूज़ बताई है 1 से लेके 5 तक, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये जो है 0.84, तो ये 0.84 या 0.85 के समथिंग होता है, माइनस का 0.85, ठीक है ना। एग्जैक्टली जब निकालते तो माइनस का 0.85 आता है, और इसको जब एग्जैक्टली सॉल्व करते तो ये माइनस का 0.54 आता है ना। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे डेसिमल के 2 डिजिट तक अपन लेते हैं, इसके आगे भी जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो कितना आता है, माइनस का 0.54, और इसको 0.85 आप कंसिडर करें, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, एनर्जी 1 से लेके 5 तक की एनर्जीज आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, पहले की एनर्जी कितनी -13.6, दूसरे की 3.4, 1.51, ये कितनी 0.85 और ये कितनी 0.54 और ये भी कितनी 0.54, 0.85, 1.51। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एनर्जी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आगे क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, जो पैटर्न त्रिज्या और वेग का था बिल्कुल वही पैटर्न है, तुलना करने वाले क्वेश्चन भी खूब बनेंगे, एनर्जी का ऊर्जाओं का अंतर वाले क्वेश्चन भी खूब बनेंगे। ठीक है ना, तो ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये वाला जो है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। त्रिज्या से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर बोर मॉडल में कहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो वो ज्यादातर जो है वो एनर्जी से पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पार्ट पर अपन खूब फोकस करेंगे, इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आपको टिक नहीं करवाई है, एक दो क्वेश्चन जो है वो टिक करवाए हैं, तो वो इसी कंसेप्ट में आ गया है ना। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद अपन मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।